नमस्ते साथियों, मैं सतीश कुमार पी बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हसीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। सुविचार के साथ कक्षा की शुरुआत करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसिया आवत जात ते सिल पर परत निशान। तात्पर्य: कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाने से पत्थर भी निशान बन जाते हैं। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो सीखने में कमज़ोर रहता है वो भी बुद्धिमान हो जाता है। हमेशा कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बच्चों, आप सब लोग 7वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 8वीं कक्षा में आए हैं। पिछली कक्षा में आपने जो पढ़ा है उन अंशों को सेतुबंद शिक्षण के रूप में एक बार फिर दोहराएंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे? कोई आवाज़ सुनाई दे रहे हैं? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आइए दोस्तों, हम हिंदी सीखेंगे और आगे कदम बढ़ाएंगे। हिंदी भाषा कितनी सरल है, हम इसे अपनाएंगे। मुझे हिंदी वर्णमाला की थोड़ी जानकारी है। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए गुरुजी आए हैं। स्वागत गुरुजी। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला, 12 कड़ी और संयुक्ताक्षरों के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, हम वर्ण के बारे में बात करेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके कंठ ना हो सके, अर्थात हम शामपट पर या पुस्तक में लिखकर व्यक्त करेंगे तो वो वर्ण है। यहाँ देखिए बच्चों, पर्दे पर दिखाई दे रहे ना, ये वर्ण है। उन्हीं वर्णों को हम मुंह से बोलेंगे तो ये अक्षर हैं जो उच्चारण की लघुतम इकाई हैं। उदाहरण के लिए अ, ई, क, ख, स, प आदि। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाँ बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं। ये कौन कौन से हैं? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। हम एक एक करके जानेंगे। स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा अब मैं बता देता हूँ। आ से अव तक के वर्णों को स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से माने स्वरों के उच्चारण में जीभ का किसी अन्य अवयव का संपर्क नहीं होता है। यहाँ देखिए बच्चों, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। री के उच्चारण में संपर्क होता है। क्या री स्वर है? हाँ बच्चों, उच्चारण की दृष्टि से री स्वर नहीं है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से री स्वर है। हिंदी में इसे री की तरह उच्चारित करते हैं, जबकि कन्नड़ में इसे रु की तरह उच्चारित करते हैं। अक्सर आप मातृभाषा के प्रभाव से हिंदी के री का उच्चारण रु करते हैं, न कि री। आ से अव तक कुल 11 स्वर हैं। आगे बढ़ेंगे। अब एक वीडियो क्लिप देखेंगे।
अ से अनार। आ से आम। इ से इमली। ई से ईख। उ से उल्लू। ऊ से ऊन। रू से ऋषि। ए से एकतार। ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औषध। अंग से अंगूर। आहा। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन क्या है? का से हा तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के उच्चारण में किन्हीं दो उच्चारण अवयवों का संपर्क होता है। यहाँ देखिए बच्चों, क ख, ग घ, छ छ, ठ थ, पा मा। आप भी दोहरा के महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वरों के भेद। स्वरों में 3 प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्रा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा जो है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के बोलने में 3 मात्रा समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात 3 इकाई का समय हो तो वो प्लुत स्वर है। उदाहरण के लिए ओम, हे राम आदि। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। हिंदी में साधारणतः इसका प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह अम और अहा अयोगवाह है। साथ ना होने पर भी जो साथ रहे। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में भी होता है। अम अनुस्वार है, अहा विसर्ग है। उसके बाद का से मा तक के वर्णों का अलग अलग वर्ग बना सकते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का से मा तक 25 है। या से हा तक के वर्णों का वर्ग नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। अवर्गीय व्यंजन 8 है। कुल मिलाकर 33 व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे। क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा संयुक्त व्यंजन है। टुकड़े किए जा सकते हैं। क्ष में क और श जुड़े हुए हैं। त्र में त और रा, ज्ञ में ज और न्या, श्रा में शु और रा जुड़े हुए हैं। न, न्या, ना, ना, मा नासिक व्यंजन है जो नाक की सहायता से उच्चारित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। व्यंजनों में भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों में 2 भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ है हवा। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में
कम हवा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ग, ज आदि। उसके बाद महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। उदाहरण के लिए ख, घ, ठ, थ, छ, फ आदि। अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों को पहचानने के लिए एक आसान तरीका है, देखेंगे। अपने हाथ में कागज लेकर होठों के सामने रखिए, अल्पप्राण वर्णों का उच्चारण कीजिए, कागज थोड़ी दूर तक जाएगा। अब महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण कीजिए, अब कागज अधिक दूर तक जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, छ, छ, ट, ठ, त, थ। आप भी करके देख सकते हैं, जिससे आपको अल्पप्राण और महाप्राण वर्णों का अंतर पता लगता है। आगे बढ़ेंगे। व्यंजन अपूर्णाक्षर होते हैं, इनके साथ स्वरों को मिलाने से पूर्णाक्षर बनते हैं, तब उनका उच्चारण स्वर की ध्वनि की तरह ही होता है। यहाँ देखिए बच्चों, एक कौन से वर्ण हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ, अम, अहा। इन स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाने से पूर्णाक्षर बनते हैं, तब उनका उच्चारण स्वर जैसे होता है। जैसे क और अ क, क और आ का, क और ई की, क और ई की, क और उ कु, क और उ कु, क और रि क्री, क और ए के, क और आई कै, क और ओ को, क और औ कौ, क और अम कम, क और अहा कहा। इन्हें पूर्णाक्षर कहते हैं। उन वर्णों के साथ मिलने वाले भाग को मात्रा चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक स्वरों की अलग अलग मात्राएं होते हैं। यह देखिए, अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रि की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। ध्यान रखने की बात है बच्चों, रा की 12 कड़ी लिखते समय उ और ऊ की मात्रा नीचे पर्दे पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ही लगाना है। रा में री की मात्रा नहीं लगती है। आगे बढ़ेंगे। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम, आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। कितनी सरल है हिंदी भाषा, कितनी सरल है हिंदी भाषा, आओ इसे अपनाए हम, आओ इसे अपनाए हम, आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। क से जब मिल जाए तो बन जाता है ओ क से जब मिल जाए तो बन जाता है ओ क के बाद लगाओ मात्रा, क के बाद लगाओ मात्रा, मिल जाएगा तुमको का, मिल जाएगा तुमको का। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। क ई मिलकर बने की लगाओ मात्रा, का के पहले क ई मिलकर बने की लगाओ मात्रा, क के पहले क ई मिलकर बने की, क ई मिलकर बने की
लगाओ मात्रा का के बाद, लगाओ मात्रा का के बाद। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। कु मिलकर बने कु, लगाओ मात्रा का के नीचे। कु मिलकर बने कु, लगाओ मात्रा का के नीचे। कु मिलकर बने कु, कु मिलकर बने कु, लगाओ मात्रा का के नीचे, लगाओ मात्रा का के नीचे। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। करी मिलकर बने क्री, लगाओ मात्रा का के नीचे। करी मिलकर बने क्री, लगाओ मात्रा का के नीचे। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। ये मिलकर बने के, लगाओ मात्रा का के ऊपर। ये मिलकर बने के, लगाओ मात्रा का के ऊपर। ऐ मिलकर बने कै, ऐ मिलकर बने कै, लगाओ मात्रा का के ऊपर, लगाओ मात्रा का के ऊपर। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। ओ मिलकर बने को, लगाओ मात्रा का के बाद। ओ मिलकर बने को, लगाओ मात्रा का के बाद। ओ मिलकर बने को, ओ मिलकर बने को, लगाओ मात्रा का के बाद, लगाओ मात्रा का के बाद। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। हम मिलकर बने खम, चिन्ह लगाओ का के ऊपर। हम मिलकर बने खम, चिन्ह लगाओ का के ऊपर। अह मिलकर बने कहा, अह मिलकर बने कहा, चिन्ह लगाओ का के बाद, चिन्ह लगाओ का के बाद। आओ हिंदी सीखे हम और बढ़ाए आगे कदम। इन मात्राओं को लगाकर 12 कड़ी लिखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, क व्यंजन में स्वरों की सभी मात्राओं को इस प्रकार लगाई जाती हैं। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों में भी मात्राएं लगाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में 2 अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार, इसे बिंदु के रूप में अंकित किया जाता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। यहाँ पर चित्र है, देखिए बच्चों। बोलते समय केवल नाक से सांस निकलने पर इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए अंगूर, वंशी, कंकड़, संयम, संरचना, संसार, अंगद, मंडप आदि। अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु के रूप में अंकित किया जाता है। अनुनासिक क्या है? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहते हैं। पर्दे पर प्रदर्शित इन चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। बोलते समय मुंह और नाक से एक साथ सांस निकलने वाले शब्दों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए घाव, दांत, हंसना आदि। बच्चों नीचे वाले शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। ईंट, लड़कियों। इस प्रकार के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग है या अनुनासिकता का प्रयोग है? हाँ बच्चों, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह होता है तब अनुनासिकता
चंद्रबिंदु के रूप में अंकित ना होकर अनुस्वार की तरह सिर्फ बिंदु से लिखा जाता है, जैसे ईंट, लड़कियों, पुस्तकें आदि। अक्सर आप इन्हें अनुस्वार समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वहाँ अनुनासिकता है। अनुनासिकता के रूप में ही बोलना भी चाहिए। बच्चों, इन चित्रों को देखते हुए नीचे वाले शब्दों को पढ़िएगा। कमल, अनार, आम, ऋषि, भवन, फूल, किताब, बादल, पेड़, अंगूर, चांद, पंछी। अब तो बहुत होशियार हैं। बच्चों, इन चित्रों को देखिए। यह क्या है? रस्सी, यह क्या है? पुस्तक, यह क्या है? लड्डू, यह क्या है? कुत्ता, यह क्या है? पत्ता, यह क्या है? चक्र, यह क्या है? सूर्य, यह क्या है? ट्रेन। बच्चों, इन शब्दों की विशेषता क्या है? यहाँ देखिए बच्चों, इन शब्दों में कुछ वर्णों के साथ और एक वर्ण मिला हुआ है। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं। बच्चों, अब हम संयुक्ताक्षरों का परिचय कर लेंगे। क्या है संयुक्ताक्षर? दो या दो से अधिक एक साथ उच्चारित व्यंजनों को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, रस्सी, पुस्तक, लड्डू, कुत्ता, पत्ता, चक्र, सूर्य, ट्रेन। आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी में संयुक्ताक्षर की लेखन व्यवस्था इस प्रकार है। हिंदी के व्यंजनों को संयुक्ताक्षर लिखने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। अंत में कड़ी पाई वाले व्यंजन, मध्य में कड़ी पाई वाले व्यंजन और गोलाई वाले व्यंजन, अर्थात बिना कड़ी पाई वाले व्यंजन। अंत में कड़ी पाई वाले व्यंजन ये क्या हैं? हाँ, ध्यान से देखिए बच्चों। अंत में कड़ी पाई वाले व्यंजनों को कड़ी पाई हटाकर संयुक्ताक्षर लिखते हैं। उदाहरण के लिए लग्न, बच्चा, रस्सी आदि। दूसरा जो है मध्य में कड़ी पाई वाले व्यंजन। मध्य में कड़ी पाई वाले व्यंजन हिंदी में सिर्फ 2 है। कौन कौन से हैं? क और फा। इनको हुक हटाकर संयुक्ताक्षर लिखते हैं। उदाहरण के लिए पक्का, दफ्तर आदि। अगला जो है गोलाई वाले व्यंजन, अर्थात बिना कड़ी पाई वाले व्यंजन। इस प्रकार वर्णों को हलंत चिन्ह लगाकर संयुक्ताक्षर लिखते हैं। उदाहरण के लिए अड्डा, लट्टू, चिन्ह दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ेंगे। रा के विभिन्न रूप। रा के 3 संयुक्त रूप है। ये क्या क्या हैं जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, पहला रूप जो है ना, इसका प्रयोग किसी व्यंजन से पहले रा का आधा रूप लिखने में होता है। उदाहरण के लिए चर्च, कर्म आदि। दूसरा रूप जो है, इसका प्रयोग किसी आधे व्यंजन के बाद रा आने पर होता है। उदाहरण के लिए क्रम, चक्र, प्रेम आदि। तीसरा रूप जो है, इस रूप को ट, ड और महाप्राण च तुरंत बाद संयुक्ताक्षर के रूप में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ट्रेन, ड्रामा, ड्रिल आदि। बच्चों, इन शब्दों को ध्यान से देखिए और पढ़िएगा। पुस्तक, भक्त, पृथ्वी, लट्टू, लड्डू, पक्का, कार्य, मार्ग, प्रथम, उम्र, ट्रेन, मेट्रो, वज्र, राष्ट्रपति। आप तो बहुत होशियार हैं। आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी में ड और ढ हिंदी के विशेष व्यंजन हैं। कुछ डायुक्त शब्दों में डा के नीचे बिंदु आता है और ढा के नीचे बिंदु नहीं आता है। इसके नियम क्या हैं?
जानेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। डर, डाली, डमरू, ढाल, ढक्कन। इन शब्दों में बिंदु रहित डा का प्रयोग कहाँ किया गया है? हाँ, बिंदु रहित डा और ढा का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया गया है। इससे क्या नियम बना सकते हैं? शब्द के आरंभ में ड और ढा के नीचे बिंदु नहीं आता है। समझ में है ना? आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ देखिए बच्चों, लड़की, सड़क, पेड़, अकड़, फड, चढ़ना। इन शब्दों में बिंदु सहित ढा का प्रयोग कहाँ किया गया है? हाँ, इन शब्दों में बिंदु सहित ड और ढ का प्रयोग शब्द के मध्य में और अंत में किया गया है। इससे क्या नियम बना सकते हैं? हाँ, शब्द के मध्य में या अंत में ड और ढ के नीचे बिंदु आता है। आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। अंडा, घमंड, मंडप, खांड, झंडा, पंडा। इन शब्दों में बिंदु रहित डा का प्रयोग कहाँ किया गया है? शब्द के अंत में। इससे क्या नियम निकलता है? हाँ बच्चों, इन शब्दों में डा से पहले किस वर्ण का प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। नियम इस प्रकार है, अनुस्वार के बाद ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। लड्डू, अड्डा, हड्डी, बुड्ढा। इन शब्दों में डा की स्थिति कैसी है? संयुक्ताक्षर हैं। इससे क्या नियम निकलता है? संयुक्ताक्षरों में ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। रोड, बोर्ड, रेडियो, इडली, परेड, स्पीड। इन शब्दों में बिंदु रहित डा का प्रयोग शब्द के अंत में और मध्य में किया गया है। इसके बावजूद भी डा के नीचे बिंदु नहीं है। क्यों? क्या अनुमान लगा सकते हैं? हाँ बच्चों, ये आगत शब्द हैं। आगत माने अन्य भाषा के शब्द हैं। इससे क्या नियम निकलता है? आगत शब्दों में ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं आता है। आगे चलेंगे। इन शब्दों को ध्यान से देखिए बच्चों। निडर, बेढंग, सुडौल, कुडाल। इन शब्दों में डा का प्रयोग शब्द के मध्य में हुआ है। इसके बावजूद भी ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं आया है। क्यों? हाँ बच्चों, ये शब्द उपसर्ग युक्त शब्द हैं। नियम इस प्रकार हैं। उपसर्ग युक्त शब्दों के मध्य में ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं आता है। हाँ, अगला जो नियम है ध्यान से देखिए बच्चों। डू, डू और ढू, ढू के नीचे बिंदु नहीं आता है। बच्चों, पढ़ाए गए पाठों से बिंदु रहित ड और ढ, बिंदु सहित ड और ढ से बने शब्दों की सूची तैयार करना है। क्या कर सकते हैं? बच्चों, इन सभी अंशों को ध्यान में रखकर अच्छा अभ्यास करें। आप सभी का शुभ हो। धन्यवाद।